नमस्कार दोस्तों। आज से हम 15 महीनों वाली सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं विज़न आईएएस मैगज़ीन की। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए, कुछ बातें ध्यान में रखने वाली हैं। मैंने पहले ही बताया है कि इस सीरीज़ में क्या होगा, फिर से बता देता हूँ। इस सीरीज़ में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं, जहाँ से प्रश्न आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। सीधी-सी बात है। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। एक मैगज़ीन में सैकड़ों टॉपिक्स होते हैं, लेकिन सभी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। आप थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि फाइनली जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें 100 प्रश्न ही होंगे और साल भर की मैगज़ीन आप देखेंगे तो कई हज़ार टॉपिक्स वहाँ रहते हैं। तो कई हज़ार प्रश्न तो आए नहीं, कुछ ही टॉपिक्स आए ना। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स ऐसे हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, उन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है? उसी को ध्यान में रख के ये सीरीज़ चल रही है। फिर भी एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कुछ दोस्तों को ये लग सकता है बीच-बीच में, जो लगातार करंट अफ़ेयर से जुड़े हुए हैं, कि सर आपने ये टॉपिक क्यों छोड़ दिए? ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो वो आपकी पूरी स्वतंत्रता है, आप उसे पढ़ लीजिए। मैं किसी भी तरह से ये नहीं कहने जा रहा कि आपको जो महत्वपूर्ण लग रहा है, वो महत्वपूर्ण है ही नहीं। मैं सिर्फ़ ये करने जा रहा हूँ कि पिछले 28 वर्षों के यूपीएससी के प्रश्नों का विश्लेषण करने के बाद और पिछले साल 65 क्वेश्चंस दिखाने के कॉन्फिडेंस से मैं जानता हूँ कि ये टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि इस पूरी मैगज़ीन में बस इतने थोड़े से टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी आपके पास समय बचे तो बाकी पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी? तो ये दुविधा मन में नहीं आनी चाहिए। अब सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। आपके पास मैगज़ीन है जनवरी 2022 की, तो उसे खोल लीजिए। ठीक है? मार्केट से लाए होंगे या फिर आपके पास ऑनलाइन होगी, फ्री में मिलती है, आप विज़न की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसको हम शुरू करते हैं और जनवरी 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक की मैगज़ीन हम कवर करेंगे। अप्रैल को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि मई में एग्ज़ाम है, तो लगभग डेढ़ 2 महीने पहले पेपर लगभग तैयार हो जाता है। ठीक है जी? तो उसके करंट अफ़ेयर्स नहीं आते हैं उसमें सामान्य तौर पे। ठीक है? चलिए, तो आप जब खोलेंगे मैगज़ीन को तो जो पहला सेक्शन है वो दिखेगा पॉलिटी एवं गवर्नेंस, राज व्यवस्था और शासन। देखिए कितने सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो 1 साल से ज़्यादा दूर है आपका एग्ज़ाम, ये दृष्टिकोण होना चाहिए। जनवरी में आप हैं, यहाँ से 1 साल से ज़्यादा दूर आपका एग्ज़ाम है, तो सारे टॉपिक्स यहाँ नहीं पढ़ने हैं। ये टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चुनाव लगातार होते जा रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, अभी कुछ हाल ही में एक चुनाव हुए थे कुछ राज्यों के। ठीक है? तो जितनी बार चुनाव होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे प्रश्न उठते हैं। इस पे यूपीएससी ने कई तरीके से प्रश्न पूछे हैं। ईवीएम पे क्वेश्चन आया है और वीवीपैट पे क्वेश्चन आया है। ठीक है? तो इसमें आप जाएंगे टॉपिक के अंदर तो वीवीपैट एक सब टॉपिक के रूप में आपको दिखेगा। उस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार करिए, उसका फंक्शन क्या है। यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है इसी सेक्शन में, हैदराबाद घोषणा पत्र। कई बार ऐसा होता है यूपीएससी पूछ लेती है कि फला घोषणा पत्र किससे जुड़ा हुआ है। वन लाइनर क्वेश्चन होता है ये। ठीक है? और इसमें सीधा फैक्चुअल नॉलेज की ज़रूरत होती है कि आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं, कहाँ से ये जुड़ा हुआ है, इस घोषणा पत्र में क्या बात कही गई थी। ठीक है? उसके अंदर कंसेप्ट भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट फैक्चुअल होता है कि घोषणा पत्र में ये बातें लिखी गई थी और 4 लाइनें दे दी गई हैं, बताइए कौन सी बात सही है। ठीक है? तो आप इसे देख लीजिए। मेरे ख्याल से इस 1 साल दूर मैगज़ीन में पॉलिटी वाले सेक्शन में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब क्योंकि पहली वीडियो है तो थोड़ा सफाई देनी पड़ेगी। करप्शन परफेक्शन इंडेक्स, इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे, यार ये तो इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, क्यों नहीं बता रहे हैं। ये रिपोर्ट कई बार आती है, अभी आप 2022 की जनवरी में हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना? आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको अगला सेक्शन दिखेगा। देखिए मेरा तरीका यही रहेगा, मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि इसको खारिज करिए, इसको छोड़िए, ये बकवास है, ये सब नहीं। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए, ताकि जब आपको खुद से कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट लगे तो आप सहजता से उसे एक्सेप्ट कर सकें। अगर बार बार मैं कह दूँ ये बकवास है, ये बकवास है, ये मत करिए, मत करिए, इसको छोड़िए, तो जब आपको कभी किसी कारण से ये महत्वपूर्ण लगने लगेगा तो मेरी बातें बाधा बन जाएंगी, याद आएंगी कि यार सर तो कह रहे थे इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो जाने दो। समझ रहे हैं ना? इसीलिए मैं ऐसा किसी को खारिज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है।
ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत चीन सीमा विवाद। अब इसको कैसे लेके देखना है, सामान्य तौर पर ये मेंस का टॉपिक हो सकता है, ठीक है। और जब प्री के नज़रिए से देखेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत बैकग्राउंड है इसका। 2020 में यूपीएससी ने ग्लेशियर के बारे में पूछ लिया था। उधर है जम्मू कश्मीर की तरफ। तो हमें लगा भूगोल का क्वेश्चन है भी भूगोल का, लेकिन क्यों पूछ लिया, सोचना चाहिए। क्योंकि सीमा विवाद अभी नया नहीं है, ये कई सालों से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो उसके आसपास की जगहों की चर्चा हो रही थी, यूपीएससी ने पूछ लिया बताइए कहाँ है। तो भारत और चीन की सीमा से संबंधित जहाँ जहाँ विवाद हैं उन जगहों को ज़रा देखिए। वहाँ पे कौन सी चोटियाँ हैं, वहाँ पे कौन से दर्रे हैं, वहाँ पे उसका नाम क्या है। जैसे भारत सीमा विवाद की अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा, ठीक है। इस तरह से आप विवादों की जगहों को चिन्हित करिए और उस चिन्हित किए हुए जगह पे आप देखिए कि कौन इम्पोर्टेंट लोकेशन है। वहाँ से प्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीधी सी बात है। बाकी नदियों वगैरह को तो हम कवर कर ही रहे हैं टॉप 500 सीरीज़ में। खैर यहाँ भी प्रमोशन नहीं करेंगे। टॉप 500 सीरीज़ जिनको पता है बस एक लाइन में बता दें कि यूपीएससी 2023 को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए हैं और उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं। पीडीएफ नोट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आपको दी जा चुकी है। जिनके पास नहीं है वो जाएंगे, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ एक लिंक मिलेगा, उसे देख लेंगे, सब पता चल जाएगा। चलिए, तो सीमा विवाद में इसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आया किस तरह से आएगा? बॉर्डर देखिए, जहाँ पे बॉर्डर क्लैश कर रहे, जहाँ पे दिक्कत हो रही है, जहाँ पे झड़पें हो रही हैं, वहाँ पे कौन कौन सी लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं। कोई आसपास से नदी गुजर रही है क्या? कोई चोटी है वहाँ पे? कोई ग्लेशियर है क्या? कोई दर्रा है क्या? और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? बस ये इस तरह से प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी मेंस में कैसे आएगा हम मेंस के टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसी के बहाने इस टॉपिक में जाएंगे तो बड़ी खूबसूरत चीज़ आपको मिलेगी इसी टॉपिक में कि पड़ोसी देशों के साथ क्या क्या सीमा विवाद है। कमाल की चीज़ है वो, उससे मिस नहीं करना। क्योंकि क्या होता है, यूपीएससी कहती है यहाँ करंट अफेयर कोई चर्चा में है, सबका ध्यान इसी पे है। मान लेते हैं ये आम है, आम आम आम, सब लोग आम आम कर रहे हैं, लेकिन एक कोई दूसरा आम है और एक और आम यहाँ है, ठीक है। तो सबका ध्यान इस आम पे है, क्वेश्चन इस आम से आ गया। यानी कि सीमा विवाद सीमा विवाद सीमा विवाद चाइना चाइना चल रहा है, लेकिन सीमा विवाद अपने आप में एक टॉपिक है जो कि सिर्फ चाइना के साथ नहीं है, और भी देशों के साथ है। बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ। तो यहाँ पे ना नोट में आपको दिखेगा, बड़ी ही खूबसूरत चार्ट जैसा उन्होंने बना के दिया है कि बाकी देशों के साथ क्या सीमा विवाद हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। मज़ा आ जाएगा। चलिए, बाकी क्या करें? बाकी छोड़ दीजिए। बाकी इसमें नहीं नहीं, हाँ एक चीज़ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आपको देखना चाहिए। इसमें कहाँ है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन? ये रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, मेंस में भी इसमें क्वेश्चंस खूब आते हैं। एक बार देख लीजिए, और इसमें क्या देखना है मैं बता देता हूँ। इसकी स्थापना और इसके मेंबर्स का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे चुनाव होता है, कितने समय के लिए कोई मेंबर रहता है, इस तरह से, और इसके कार्य क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन के, उसे आप अच्छे से देख लीजिए। बाकी एक चीज़ इसके अंदर देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य सभा, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसे भी देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है, यूक्रेन संकट आप लगातार देखेंगे। अभी जनवरी में है ना, वहाँ से आगे बढ़ेंगे, बीच में युद्ध शुरू हो गया था, तो ये सब चलता रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से यूक्रेन चर्चा में रहेगा, ठीक है। अब एक यूक्रेन के बहाने आपको कुछ और देखना है, ठीक है। यूक्रेन से रिलेटेड एक और फैक्ट आएगा आगे, एक मैगजीन में मुझे ध्यान है, मैंने कवर किया है, मतलब मार्क किया है कि बताना है, वो बताऊंगा। यहाँ क्या देखना है, आप ये देखिए कि यूक्रेन के पड़ोसी कौन कौन है। पिछले साल मैंने बताया था कि अफगानिस्तान चर्चा में है और यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आया था जो मैंने बताया था। तो यूक्रेन से आप क्या देखेंगे, सबसे पहला काम ये करिए कि यूक्रेन के आसपास के देश कौन कौन से, इधर रसिया है, इधर कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है, और यहाँ देखेंगे इधर कहीं काला सागर है। काला सागर अपने आप में एक टॉपिक बन जाता है। अब काला सागर को देखिए, और काला सागर को कैसे देखना है ये सीधा बता देता हूँ। अब काला सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं इसे देख लीजिए, और यूक्रेन से होते हुए एक नदी आकर बहती है, बहुत महत्वपूर्ण है, उस नदी को देख लीजिए, काला सागर में आके गिरती है, ठीक है। इससे ये टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा।
कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनके बारे में शायद यहाँ पे ना लिखा हो, लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसी बहाने आप जा कर के उस टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि यही टॉपिक विज़न वालों को भी पता है, यही टॉपिक यूपीएससी के उस मेंबर को भी पता है जिसने मतलब जो व्यक्ति क्वेश्चन पेपर सेट करेगा। तो क्या वो क्वेश्चन बनाने से पहले आके विजन आईएएस की मैगज़ीन पढ़ेगा कि सर आपने क्या-क्या लिखा है उसी में से बता दें, हम पूछ लें? ऐसा तो होगा नहीं। उस व्यक्ति को करंट में टॉपिक दिख रहा है, तो अपना दिमाग लगाएगा, अपने हिसाब से। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात मैगज़ीन में लिखी हो, ठीक है ना? तो जो बातें मैगज़ीन से बाहर निकल जा रही हैं, वो किताबों में मिल जाती हैं, ऑनलाइन मिल जाती हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है जी? इसी टॉपिक में एक और चीज़ आपको मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। जो लोग मैगज़ीन खोल के पढ़ रहे हैं उनको बहुत मज़ा आएगा। ट्रिक लगा लीजिए, बस ट्रिक लगाते जाइए, बाद में पढ़ लीजिएगा। जो सिर्फ़ कहानी सुन रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन, नाम सुना है? नहीं सुना है? इसका शॉर्ट फॉर्म पता है? नहीं पता है, छोड़ देता हूँ आपके ऊपर। ये जड़ है, बहुत झंझट इसकी वजह से हो रही थी, झगड़ा-वगड़ा हो रहा था इसकी वजह से, ठीक है ना? तो आप देखिए यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ठीक है? इसी में मिलेगा आपको, इसी में। उसको ट्रिक लगाइए, वहाँ से स्वतंत्र रूप से अलग से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि हर साल 1 या 2 क्वेश्चन संगठनों पे होते हैं, कोई भारत का, कोई विश्व का संगठन, ऐसे आ जाता है, ठीक है जी? चलिए, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर मिल जाएगी आपको, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। भारत और मध्य एशिया। देखिए आईआर में क्या होता है ना, आईआर अगर जब आप प्री के लिए देखेंगे तो वो बेसिकली भूगोल का टॉपिक बन जाता है। जब आईआर में आप टॉपिक देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि देशों के बीच ये बातें हो रही हैं, लेकिन कायदे से देखेंगे तो वो भूगोल का टॉपिक बन जाता है, और भूगोल में भी मैपिंग का टॉपिक बन जाता है। ये चीज़ काफ़ी कमाल की है। शायद बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होगी, मन में ये बात आती होगी कि आईआर मतलब प्री के लिहाज से कायदे से देखा जाए तो भूगोल बन जाता है वो, ठीक है? तो मध्य एशिया आप देखिए, मध्य एशिया बाकायदे आपके लिए मैप का एक यूँ कहें कि होमवर्क है। आप जाइए मध्य एशिया में देखिए कितने देश हैं। इधर का ही मान लेते हैं भारत है, ठीक है? इधर मध्य एशिया पड़ता है। चाहे अफ़गानिस्तान हो, कज़ाकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, इनको देखिए, और देखने के बाद 2 ही चीज़ें बस याद रख लीजिए, कमाल हो जाएगा। सिर्फ़ 2 चीज़ें, आपका बोझ कम हो जाएगा। पहली चीज़ ये है कि किस देश की सीमा किस देश से लगी है, सेपरेशन पैदा हो जाएगा एक, ठीक है? सीमा मिला के। और दूसरी बात कि कम से कम सिर्फ़ इनकी राजधानियाँ, और राजधानियों के अलावा कोई शहर चर्चा में है, विवाद में है, तो वो उन राजधानियों को स्पॉट कर लीजिए, और थोड़ा-सा माइंड मैप बना लीजिए कि यहाँ पे एक राजधानी है, यहाँ पे एक राजधानी है, यहाँ पे, तो अगर उत्तर-दक्षिण के क्रम में आया तो हम समझ जाएँगे, या पूर्व-पश्चिम के क्रम में आया तो समझ जाएँगे। बस इतना कर लिए, मध्य एशिया की मैपिंग से संबंधित आगे भी कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से हल कर पाएँगे। ठीक है जी? तो ये बात हो गई, इसको आप देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसमें ख़ास नहीं है, इकॉनमी में आ जाइए। इकॉनमी में क्या है? आपको जीडीपी के बारे में पढ़ना है, और जीडीपी के बारे में क्या पढ़ना है? बेसिक सा, सिंपल। यूपीएससी ने जब मतलब जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं जीडीपी पे, कोई बहुत टेक्निकल नहीं पूछा है। जो लोग किताबों में देखेंगे या कोचिंग में पढ़ते होंगे, उनको बहुत सारे फार्मूले बता दिए जाते हैं कि ये घटाओ तो ये निकल जाएगा, ये जोड़ो तो ये बन जाएगा। वो सब बकवास है, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है? पता नहीं क्यों पढ़ाया जाता है वो, ठीक है? आप सिर्फ ये जानिए कि जीडीपी क्या है, ठीक है? और उसमें भी एक होता है ग्रास और एक होता है नेट। इसका क्या मतलब है? सिंपल सा, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। जीडीपी और जीवीए एक टॉपिक मिलेगा जिसमें तुलना करना है आपको, और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो इसमें बस इतना, इसका बेसिक सा कंसेप्ट देख लीजिए, इस टॉपिक के अंदर क्या है। एस्टिमेट्स है ना, एस्टिमेट छोड़ दीजिए। फिर याद दिला दूँ, आप जनवरी में हैं, बहुत दूर है एग्ज़ाम, ठीक है ना? इस मैगज़ीन के लिहाज से तो एस्टिमेट वगैरह छोड़ दीजिए, बस जीडीपी का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आगे, भारत में बेरोजगारी। अब बेरोजगारी पर आपको वैसे भी मेंस के लिए पढ़ना है। इसमें क्या देखना है कि आप बेरोजगारी का कंसेप्ट देख लीजिए, और कुछ शब्दावलियाँ यहाँ दी गई हैं बहुत अच्छी। उन उन शब्दावलियों को जो बेरोजगारी से संबंधित है, बेरोजगारी कैलकुलेट करते समय उनकी ज़रूरत पड़ती है, बेसिकली उन्हीं को देखना है, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है जी? तो उसे आप क्लियर कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा। इसके बाद से कृषि निर्यात एक टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि हर साल यूपीएससी ने अभी संख्या बढ़ा दी है, कृषि से क्वेश्चंस ज़्यादा आने लगे हैं, ठीक है? और
आयात निर्यात से भी आते हैं, फसलों से भी आते हैं। मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूँ। ये टॉपिक क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, आप इसमें थोड़ा सा आंकड़ों पर ध्यान देंगे और ये देखिए कि कृषि निर्यात में हम किस चीज़ का निर्यात बढ़ा पाए हैं, किस में कमी आ रही है, क्या हो रहा है। इससे क्या होगा, जैसे यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया कि कौन सा देश चावल का निर्यात करने में सबसे आगे है, या फिर तेल का आयात हम करते हैं, उस पर प्री में क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ उसको हल कर पाएंगे। नहीं तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन दिखता है और डरा देता है कि यार हमने तो पढ़ा नहीं, याद ही नहीं है, आंकड़ा क्या करें। आंकड़ा नहीं याद करना, एक बेसिक सा कंसेप्ट बना लेना है और थोड़ा सा जहाँ पे दिखे कि अरे ये तो अचानक से बढ़ गया है, इसका निर्यात बढ़ गया, इसका निर्यात घट गया है, तो हम उसको नोट कर लें या हाईलाइट कर लें, हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको मिलेगी, रुकिए, हाँ नीचे आ जाइए, आप एकदम नीचे आ जाइए। यहाँ देखिए 3.11.12 ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के तहत कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है। खनिजों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो अपने आप में देखने में फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हर बार फैक्चुअल नहीं होता, कई बार कंसेप्ट भी पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे जाएंगे तो आपको एक चार्ट मिलेगा, ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण खनिज और सामरिक खनिज इनकी लिस्ट दी गई है। कई बार इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खनिज पे ही नहीं, अलग अलग तरीके से इकॉनमी में अलग अलग जगहों पे आंकड़े। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो पता चलेगा कि किस पे एमएसपी देती है सरकार, फसलों की लिस्ट एक दे दी गई, किस पर जीएसटी लगती है, एक बहुत बड़ी लिस्ट दे दी गई, 5-6 फसलें दे दी गई और उसमें से छांटना है, कूट बना के दे दिया गया है। तो ऐसे ही पूछ दे कौन महत्वपूर्ण खनिज है, कौन सामरिक खनिज है, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस लिस्ट को, छोटी सी लिस्ट है, याद कर लीजिए। याद ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि क्या है सामरिक खनिज, क्या है महत्वपूर्ण खनिज, क्या है। और इसी में आप देखेंगे काबिल के बारे में, मतलब एक मतलब काबिल एक टॉपिक है, टॉपिक बोले तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एक संस्था टाइप की है, उसके बारे में आप देखेंगे, ठीक है। क्या है, स्थापना क्यों हुई है, मकसद क्या है, किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, इतना देख लेंगे, टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। तो ये इकॉनमी का हो गया। सिक्योरिटी में इस महीने कुछ खास नहीं है तो इसको रहने देते हैं, बाकी आगे आएगा। बहुत सारी चीज़ें क्या है ना, बार बार रिपीट होती हैं, तो इसलिए भी मैं कहीं पे जानबूझ के छोड़ता हूँ, आगे जाकर पकड़ लेता हूँ उसको। ठीक, पर्यावरण में आ जाइए। पर्यावरण में सबसे पहले आप देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। मैं बता देता हूँ किस तरह के टॉपिक। जैसे आप कभी पीसीएस वगैरह के लिए जनगणना पढ़ते होंगे तो उसमें होता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाले 4 राज्य, वैसे ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन के क्षेत्रफल के हिसाब से 3-4 राज्य देख लीजिए, वन के घनत्व के हिसाब से देख लीजिए, इस तरह से परसेंटेज के हिसाब से देख लीजिए। 3-4 फैक्ट आपको नोट कर लेने हैं और आपका काम हो जाएगा, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो इसको आप देख लेंगे कौन जारी करता है, कितने साल के अंतराल पर जारी होता है, ये 1-2 लाइनों की बात है, इतना देख लेंगे आपका काम हो जाएगा। बाकी आप सोचिए कि मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ। अगला जो है चीता, चीता पुनर्वास योजना, ये इस महीने की मैगजीन में आप पढ़ेंगे तो योजना पे बात हो रही थी। अगली मैगजीन्स आती जाएंगी तो आपको पता चलेगा चीता तो आ गया हमारे देश में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखना है, सिंपल सी बात ये है, 2 तथ्य आपको ध्यान रखने, कहाँ से चीता आ रहा है। ठीक, उस देश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी। मैं बता दे रहा हूँ, हम में से मतलब जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग चीता को एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानेंगे और मान करके उसी के आसपास घूमेंगे। भारत में चीता आ गया, किस नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया, उसके आसपास देखेंगे, संभावना है यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग संभावना ये भी है कि जिस देश से चीता आया है उस देश की जानकारी आपको है कि नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वहाँ बहुत लोग नहीं जा पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि हमें वीज़ा चाहिए जाने के लिए, किताब खोलना है, पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो जाके देखिए, अगर मैं 2-3 ऑप्शन ऐसे दे दूँ, क्या नामीबिया से आए हैं, क्या अंगोला से आए हैं, युगांडा से हैं, कहाँ से आए हैं, अफ्रीका का देश है। तो वहाँ जब आप देखेंगे, मेरे ख्याल से उसके बारे में बहुत कम जानकारी होगी, लेकिन मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, ये पढ़ने वाली चीज़ है भूगोल में। वहाँ जाकर देखेंगे वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ की जनजाति, वहाँ कोई अगर मरुस्थल है तो वहाँ कोई नदी है तो थोड़ा बहुत देख लीजिए, ताकि
क्लाइमेट देख लीजिए ताकि समझ में आए कि वहाँ चीता जिंदा क्यों था। ठीक है, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। फिलहाल वापस आते हैं चीता के बारे में, पर्सनल जानकारी लीजिए इसकी, किस तरह का जीव है, किस तरह की परिस्थिति में रह सकता है, ये सारी चीज़ें। और भारत में जो है जहाँ पे छोड़ा गया वहाँ की दशाएं, आगे भी आएगा, आगे बात करूँगा। तो ये थोड़ा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चंदन पे पहले भी क्वेश्चंस आए हैं। लाल चंदन बहुत ज़्यादा चर्चा में था, पुष्पा मूवी आई थी तो कुछ ज़्यादा ही चर्चा में हो गया। ठीक है, और पता नहीं पुष्पा मूवी इसके पहले आई थी इसके बाद आई थी, लेकिन लाल चंदन चर्चा में रहता है। ठीक, क्योंकि इलीगल माइनिंग, माइनिंग नहीं, इसकी मतलब कटिंग होती है, काटा जाता है, ट्रेड होता है, तो संकट है इसके सामने। तो मैंने एक टॉपिक दिया है टॉप 500 में, बाकायदा बहुत अच्छी अच्छी नोट है। लाल चंदन, भारतीय चंदन, दोनों के बारे में बहुत अच्छे से बात की गई है, किस तरह की दशाएं होती हैं, कहाँ पे ये रह मतलब इसके लिए अनुकूल दशाएं हैं अच्छे से विकसित होने के लिए। तो वो जगह है, इसकी खुद की पर्सनल विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लाल चंदन की क्या खासियत है, क्या महत्व है इसका, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस नज़रिए से आप इसे देखेंगे तैयार हो जाएगा। प्लस IUCN में आप देखेंगे लाल चंदन भारतीय चंदन की कैटेगरी क्या है सुरक्षा की, उसे आप देख लेंगे, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलिए इसके बाद जो है शून्य बजट प्राकृतिक खेती, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो पता है किस तरह से आएगा। शून्य बजट प्राकृतिक खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद से 1 2 3 4 या ABCD के तहत एक एक लाइनें दे दी जाएंगी, जिसमें से सिर्फ एक लाइन सही तरीके से शून्य बजट प्राकृतिक खेती की व्याख्या करेगी, बाकी लाइनें मिलती जुलती होंगी। एक फॉर्मेट ये है जो कि पूछा जाता है ऐसे टॉपिक्स में। दूसरी बात ये हो सकती है, दूसरा फॉर्मेट, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 3 4 कथन दे दिए गए। शून्य बजट कृषि में ये होता है, फिर ये होता है, ये होता है, कूट बना दिया गया और दे दिया गया। यानी कि यहाँ पे फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों आपको मिला करके अच्छे से तैयार करना है कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है। ठीक है, इसके बारे में कुछ तथ्य मिल जाएंगे, कहाँ से शुरू हुआ, ये सब बेसिक बात है, लेकिन ये इसकी प्रक्रिया क्या है इसे समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। आपका एक टॉपिक प्री का और एक टॉपिक मेन का, मतलब सेम सेम टॉपिक यही है, मेंस के लिए भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से सामूहिक विलोपन, इस पे UPSC ने पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, इसे आप तैयार करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ एक्चुअली क्या है ना, मैंने नोट कर रखा है साइड में, मैंने नोट करके पेज पे लिखा हुआ है, तो मैं पहले उसको देख ले रहा हूँ, फिर मैं भी खोज रहा हूँ कि किधर गया है क्योंकि ये लंबी सी लाइन है। तो ये है सामूहिक विलोपन के बारे में बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए कि सामूहिक विलोपन क्या है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और ये जान जाएंगे कि कैसे ये होता है, तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं जानना, छोटा सा टॉपिक है, इसको आप देख लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक, एक चीज़ और आपको देखनी चाहिए इसमें, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ नीचे आ जाइए। नीचे 5.9.8 जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रों पर वैसे क्वेश्चन आते हैं, ये चर्चा में था, इसको आप देख लीजिए कि ये कहाँ पे है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना, जोजिला दर्रा कहाँ है अगर स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो। एक क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है, क्योंकि उस रास्ते से हो करके एक जगह से दूसरी जगह आप जाएंगे। दर्रा मतलब पहाड़ के बीच में, मान लेते हैं, सीधा सा कंसेप्ट है कि ये पहाड़ है, इधर से कहीं से पहाड़ को क्रॉस करने का एक रास्ता जैसा मिल जाता है इसी बीच से, उसको दर्रा ऐसे कह दिया जाता है। ठीक है, तो एक इनको जोड़ता है, आसपास कोई शहर वगैरह है, कोई महत्वपूर्ण चर्चित स्थान है तो उसे देख लेंगे, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बाकी ये तो मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन चर्चा में था, इंडोनेशिया की बात थी राजधानी को बदलने को लेकर कि एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये इन्वायरमेंट में हो गया। यहाँ सामाजिक मुद्दों में कुछ खास नहीं दिख रहा है मुझे, और वैसे भी काफ़ी दूर है। देखिए, सामाजिक मुद्दे करके जो सेक्शन बनाते हैं विजन वाइज में, वो मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा काम का होता है, प्री के लिए भी होता है लेकिन छांटना पड़ता है। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, आप सीधे यहाँ आ जाइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको मिलेगा वो है गगनयान। गगनयान पे बहुत चर्चा हो रही है कई सालों से, और प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, शायद एक घुमा के क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले UPSC द्वारा। तो गगनयान के बारे में 2 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसका मकसद क्या है, इसमें टेक्निकल बातों की बात करें तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन से
चीज़ें इसमें शामिल हैं और किस रॉकेट से इसे छोड़ा जाएगा, इस तरह की बातें देख लेंगे। मकसद इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और भारत की क्या स्थिति है, दुनिया से तुलना करेंगे इस तरह के मिशन में, तो वो देख लेंगे, काम हो जाएगा। इसके अलावा ये देखिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR, AMR पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस, इस नेचर के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल से ये देखिए कि ये सूक्ष्म प्रति सूक्ष्म जीवी प्रतिरोध क्या है, कब ये हो जाता है। अगर पूछ ली यूपीएससी कि ये क्या है, कैसे हो जाता है, तो पता होना चाहिए। ऐसे ही होता है, सिंपल। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिन दवाओं की वजह से ये चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी खास बीमारी की बात चल रही है, किसी खास प्रतिरोध की बात चल रही है, उसमें एक खास दवा है, तो पूछा जा सकता है कि ये क्या है। अब दवाओं के नाम आप जानते हैं, इंग्लिश में कुछ लंबे से टेढ़े मेढ़े टाइप के होते हैं, तो यूपीएससी नाम दे देती है, कह ये बताइए क्या है, एक दवा है एंटीबायोटिक, या एक कंप्यूटर है, एक मिसाइल का नाम है, क्या है। ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का आता है कि यह क्या है, किसी पक्षी का नाम है, क्या है, ठीक है। तो उस रूप में भी आप देख लेंगे ऐसा कोई शब्द यहाँ मिले तो, ठीक है जी। बाकी सबसे मेन बात यहाँ है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, इसका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कब हो जाता है ये पता होना चाहिए। अब आ जाइए इस सेक्शन को एकदम छोड़ते हुए बाकी चीज़ें। अब सोचिए कितनी सारी चीज़ें मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कितना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ें अगर छोड़ भी दें तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। एक और बात है, फिर से दोहरा दूँ कि इतना लंबा छोड़ा है, आगे देख रहे हैं 5G, आगे 5G पे बात करूँगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए आर्ट एंड कल्चर में आइए, और आदि शंकराचार्य जी को बिल्कुल मत छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं। इनके बारे में आपको क्या देखना है, पहली बात यह है कि आदि शंकराचार्य कब थे भारतीय इतिहास में। सबसे बेसिक, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किसी भी पर्सनालिटी के बारे में यूपीएससी पूछती है, चाहे वो एंशिएंट से हो, मेडिवल हिस्ट्री से हो, मॉडर्न हिस्ट्री से हो। अगर आपको ये पता है कि इनका टाइम पीरियड क्या है, तब आप बहुत सहज हो जाते हैं। आपके लिए कई बार तो 1 सेकंड का काम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे कभी यूपीएससी ने कबीर से किसी की तुलना कर दी कि कबीर दास और ये समकालीन थे, और आपको पता है कि नहीं भाई, ये तो इस समय थे, ये तो इस समय थे, और उसी हिसाब से आपने एलिमिनेट किया, तुरंत 1 सेकंड में आंसर आ गया। ऐसे खूब क्वेश्चन आते हैं। तो पहला काम, आदि शंकराचार्य जी कब थे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम आपको ये करना है कि इनकी फिलॉसफी क्या थी, इन्होंने भारतीय दर्शन में क्या अपना मत दिया, क्या कहा था इन्होंने। जैसे मैं आपसे कह दूं कि अद्वैत का सिद्धांत दिया था, विशुद्धाद्वैत का सिद्धांत दिया था, या इस तरह से द्वैताद्वैत का। कन्फ्यूज हो गए ना, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो सके, इसके लिए बस शंकराचार्य जी को पढ़ के आप देखेंगे वहाँ पे कौन सा मत इन्होंने दिया है, और उस मत में क्या बात है, वहाँ से क्वेश्चन निकलेगा। जैसे मान लेते हैं द्वैतवाद इन्होंने दिया, द्वैतवाद क्या है, क्या कहा, इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो इस तरह से अभी मैं आपको कंफ्यूज ही छोड़ूंगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने गलत बता दिया, अब क्या करेंगे आप। द्वैतवाद नहीं दिया था इन्होंने, तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप सही मायने में उसको पढ़ें। नहीं तो क्या होता है ना, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि सुन के लगता है कि हाँ ठीक है, छोड़ देते हैं, भूल जाता है, इसको आप पढ़िए। चलिए, तो ये हो गया। दूसरा जो टॉपिक है, सुभाष चंद्र बोस जी को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस पे पहले भी खूब क्वेश्चंस आए हैं, और इनको तैयार करने के कुछ पक्ष हैं। मतलब इनके सुभाष चंद्र बोस एक टॉपिक मान लें तो देखिए, एक एक पक्ष ये है कि कांग्रेस में रहते हुए इनकी क्या गतिविधि थी, अध्यक्ष बने, उसमें विवाद भी हुआ, वो एंगल अलग अलग। जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने एक संगठन बनाया था, शायद यहाँ पे नहीं है, नोट में है शायद, ठीक है, नोट दिया मैंने। तो संगठन जब बनाया था इन्होंने, कब बनाया था, नेहरू रिपोर्ट आई थी तो उसके खिलाफ में या उसी के आसपास जो है, ठीक है, उसे आप देखेंगे। इन्होंने खुद कौन कौन से आगे चल के जब कांग्रेस से त्यागपत्र दिया, उधर चले गए ईस्ट में, ठीक है, अंग्रेजों से डायरेक्ट लड़ने के लिए। मैं जानबूझ के तथ्य नहीं यहाँ ले रहा हूँ ताकि आपका दिमाग एक्टिव रहे कि मैं इशारा कहाँ कर रहा हूँ, और जिन्होंने पढ़ा है उसको, उनको तो मुस्कुराहट ही आएगी कि हाँ मुझे पता है किसकी बात कर रहे हैं, सरकार बना लिए थे, युद्ध छेड़ दिए थे, उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो एक एंगल है, ठीक है। इन्होंने कुछ लिखा है क्या, कोई किताब, कोई पत्रिका, कुछ इस तरह का, उसे भी आप तैयार करें। और इनकी सोच, वो मेंस के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनकी विचारधारा किस तरह की थी, उसे भी आप देख लें, टॉपिक तैयार हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, हर साल। जो किसी भी फेमस पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है, उनकी किताबें पूछ ली जाएंगी, या किताबों का नाम लेके पूछ लीजिए कि किसने लिखा था, संगठन का नाम पूछ लिया जा रहा है, ऐसे को पूछा जा रहा है। ठीक है जी। अब संक्षिप्त सुर्खियों के नाम से एक है नीति शास्त्र, तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। कई सारे दोस्त ये भी यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये सेक्शन प्री के लिए पढ़ें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब देखिए सॉरी, तो इसमें जनधन योजना के बारे में आप, ये योजनाएं हैं, जनधन योजना महत्वपूर्ण है, इसे आप देख लीजिएगा। और किसी भी योजना को पढ़ने में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, ध्यान कुछ ही चीज़ों पर देना होता है। पहली बात, योजना की शुरुआत कब हुई थी। दूसरी बात, कौन सा मंत्रालय इससे जुड़ा हुआ है। तीसरी बात, इसका मकसद क्या है। बस अगर तीन बातें एकदम क्लियर हैं, एग्जैक्टली क्लियर हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं, जो टेक्निकल वर्ड होता है उसे आप देख लेंगे। टेक्निकल वर्ड मतलब उसकी खुद की अपनी एक व्याख्या हो जाएगी, यानी कि इसी के तहत कोई उप योजना होगी तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है, अगर ऐसा कुछ है तो देख लीजिए। अदरवाइज ये तीन चीज़ें ध्यान रखिए। बाकी बजट वजट पे ध्यान मत दीजिए उतना कि इसका बजट क्या है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि मतलब इतना पैसा इसमें खर्च किया जा रहा है, तो उसको लेके सारी योजनाओं के बजट पे आप जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना 3-4 साल में एक बार होती है। ठीक है। तो मान के चलिए कि आपके टाइम में वो वाला नहीं आएगा, और आएगा तो एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर यूपीएससी कहती है कि 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 1,000 करोड़, उसमें खेलती है यूपीएससी। आंकड़ा जहाँ भी दिया, आंकड़ा गलत हो सकता है, तो मान लीजिए जो दिया वो गलत है। और मैं ऐसे ही नहीं, आपका मन खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। योजनाओं वाले क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए, देखिए कि कहाँ कहाँ पे यूपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा है जहाँ पे यूपीएससी ने खुद बताया कि इतना पैसा खर्चा हो रहा है, और आप हैरान होंगे कि उस तरह की एक भी लाइन, एक भी मतलब नॉट ए सिंगल सेंटेंस, एक भी लाइन सही नहीं मिलेगी, सारी गलत है। यूपीएससी का ट्रिक है। तो ऐसे ही बस बोल बोल के नहीं बोल दिया हवाबाजी में, सोच समझ के बोल रहा हूँ। तो आप मान के चल सकते हैं कि वैसा आएगा तो हम मान लेंगे वो गलत है, लेकिन हम सारी योजनाओं का बजट नहीं तैयार करने जाएंगे कि इतना 1,000 करोड़ ये वो दुनिया भर का। आप बस तीन चीज़ें देख लीजिए, मकसद क्या है, मंत्रालय कौन सा है, और इसकी प्रक्रियाओं में भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कि किस तरह से योजना लागू की जा रही है, इस तरह का। हो गया, बस इतना ही। आगे देख लीजिए, एक और चीज़ है इसमें, लास्ट में जाएंगे आप, यहाँ पे रुकिए, यहाँ कहीं है क्या? ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ यहीं से, रुकिए, होना तो चाहिए। चलिए, वो मैगज़ीन के अंदर है, लेकिन मैं यहीं बता देता हूँ। लास्ट में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें और मिलेंगी। सुर्खियों में रहे स्थल भारत और विश्व के, इस सेक्शन को आप कभी भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। मज़ेदार बात मैं बता देता हूँ कि याद करने जैसा कुछ नहीं है। अब बस देख लीजिएगा, जब भी मैगज़ीन उठाएंगे देखेंगे कि भारत का मैप बना हुआ है ऐसे इसी के अंदर, और वहाँ पे ऐसे यहाँ से ला के यूपी में कोई चर्चा में है तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो गई है, यहाँ कोई चर्चा में है थोड़ी सी चर्चा उसकी हो गई है। तो इस तरह से उसको देखते रहेंगे। आगे चल के एक दो क्वेश्चन जब आप देखेंगे, यूपीएससी का क्वेश्चन आएगा तो एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें ये चीज़ें हेल्प करेंगी। कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा। तो एक भारत का है, एक विश्व का है। उस मैप को ये इन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, अच्छे से देखते चलिए। याद करने के चक्कर में नहीं पढ़ना, पहले बता देता हूँ, नहीं तो एक साल का देखते देखते पता चले कि ढेर सारे तथ्य हो चुके हैं और उतना काम का है नहीं। बस एक बार नज़र दौड़ा के गहराई से समझ के आगे बढ़ जाना है। फिर जब कभी मैगज़ीन खोलेंगे रिवाइज करने के लिए फिर देख लेंगे। सॉरी। हाँ, तो ये हो गया, तो ये कर लेना है। इसके बाद विश्व का है तो विश्व का भी आप देख लीजिए। इसमें एक और सेक्शन आता है, और वो सेक्शन है, ये क्या कहते हैं, व्यक्तियों का। सुर्खियों में रहे व्यक्ति का, देखिए उसमें जन्मदिन है किसी का, तो जन्मदिन तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो जीवित नहीं हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जयंती। तो उस अवसर पे इस चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन सारे इम्पोर्टेंट नहीं होते। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिनमें आप देखेंगे आज वाले में, इस मैगज़ीन में तिरुवल्लुवर के बारे में चर्चा है, उनके बारे में आप देख लीजिए। इसके अलावा त्यागराज हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, और स्वामी विवेकानंद। इन तीन लोगों को आप देख लीजिए और आपका काम हो जाएगा। बाकी लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। मेरे ख्याल से ये मैगज़ीन आपके लिए अब काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है। अब इसे तैयार करना आपके लिए बहुत खेल है, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना। ऐसे ही आज मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, लेकिन कल से थोड़ा और कम कम समय लगेगा और अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है जी। तो
इसमें बस इतना ही है, मैगज़ीन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसकी चाहे तो नोट बना लीजिए, और अगर आपके पास नोट नहीं है, क्योंकि देखिए हम जब टॉप 500 टॉपिक्स या टॉप 300 सेलेक्ट करते हैं तो कई मैगज़ीन को पहले सामने रखा जाता है। उसके आधार पर करंट अफेयर, उसी के आधार पर स्टैटिक, और पुराने पेपर के आधार पर स्टैटिक का वैसे भी आइडिया रहता है। इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है। तो जो टॉपिक्स यहाँ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, इनमें से मैक्सिमम ऐसे हैं जिनको टॉप 500 में ऑलरेडी सेलेक्ट किया गया है, उनकी नोट बना दी गई है और बच्चों को दे दिया गया है। हो सकता है आपको भी दे दी गई हो अगर आप ग्रुप में जुड़े हैं तो। और अगर नहीं जुड़े हैं तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, लिंक खोलेंगे, पीडीएफ नोट की जानकारी मिल जाएगी, कितनी तरह की पीडीएफ नोट आपको मिल रही हैं। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।